मुख्य बिंदु। इसके कुछ मुख्य आधार या बिंदु दिए हुए हैं जो मीट ने अपने सिद्धांत में बताए हैं। पहला है समाजीकरण का अर्थ व्यक्ति के आत्म का समुचित विकास होना है। पहली जो बात कही है उन्होंने वो ये कही है मीट ने कि समाजीकरण का जो हम अर्थ लगाते हैं उसका तात्पर्य है कि व्यक्ति के आत्म का विकास, कि हम क्या करेंगे। मीट के अनुसार सबसे पहले जब हम समाजीकरण बच्चे का कर रहे होते हैं तो सबसे पहले उसका क्या करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं। मतलब सेल्फ का या आत्म का जो विकास है वो समुचित विकास होना चाहिए, पूरा विकास करें। ये नहीं एक पक्ष को ले लें और एक पक्ष को हम छोड़ दें। दूसरा बिंदु, आत्म का विकास दूसरे लोगों के समानीकृत व्यवहार को अपने व्यवहार में समावेश होने से संभव होता है। आत्म का विकास कब होगा, जब हम दूसरों के व्यवहारों को अपने व्यवहार में क्या करें, समावेश कर लें या उसको समावेश करने में संभव हो। तो ऐसे व्यवहारों को जब हम समानीकृत कर लेते हैं, जैसे सुबह उठना चाहिए, फिर नहाना चाहिए, धोना चाहिए, फिर हम पूजा करनी चाहिए, फिर अपने दैनिक कार्यों के लिए जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसके लिए हमें निकलना चाहिए। तो ये क्या है, हमने समानीकृत कर लिया कि रात में सोने के बाद सुबह जब उठते हैं तो एक जो सामान्य दैनिक दिनचर्या है वो सभी के लिए एक जैसी है और हमको क्या करनी चाहिए, सामान्यकृत कर लेनी चाहिए। तीसरा जो बिंदु है वो है आत्म का विकास होते ही व्यक्ति एक जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में आत्म चेतना प्राणी के रूप में बदल जाता है। तीसरा जो बात बताई, जब ये दोनों बिंदु स्पष्ट हो जाते हैं तो तीसरा जो बिंदु आता है वो क्या है कि आत्म का विकास होते ही जैसे व्यक्ति को अपनी ईगो पता चलती है, ईगो का विकास होता है या आत्म चेतना उसकी जागृत होती है, तो आत्म का विकास होते ही व्यक्ति एक जैव के प्राणी से क्या हो जाता है, सामाजिक प्राणी के रूप में। और सामाजिक प्राणी रूप से वो क्या बन जाता है, फिर आत्म चेतना प्राणी के रूप में। व्यवहार संवेगात्मक नहीं रह जाते हैं। तो इस प्रकार जो उसके जो व्यवहार हैं वो संवेगात्मक नहीं होते हैं। फिर एक सामाजिक प्राणी के तरह बाहर निकला, मंदिर देखा, पता है ऐसे पूजा का है तो सिर झुका लिया, धूप आई धूप से हट गए, बारिश आई छाता खोल लिया। तो ये समान व्यवहार है जो धीरे धीरे एक जैविकीय बच्चा जो जन्म लेता है वो जैव के प्राणी होता है। समाज में जब उसका धीरे धीरे सामाजिकरण होता है तो वो सामाजिकरण के द्वारा जो कुछ सीखता है फिर उसको व्यवहार में उतारने का प्रयास करता है। चौथा है व्यक्ति का समाजीकरण उसी मात्रा में होता है जिस मात्रा में उसका सामाजिक व्यवहार उसके जैविकीय तथा संवेगात्मक व्यक्तित्व के प्रभाव को कम कर देते हैं। चौथा बिंदु उन्होंने क्या बताया कि समाजीकरण उसी मात्रा में होता है जिस मात्रा में उसका क्या होता है, जैविकीय और संवेगात्मक व्यक्तित्व के प्रभाव को कम कर सकते हैं। पांचवा है स्वयं में तथा अन्य व्यक्तियों में भेद करने की चेतना पैदा करता है या होनी चाहिए। आत्म का विकास है, इसी आधार पर वह दूसरों के साथ क्या करता है, प्रति अच्छे व्यवहार को निश्चित करता है, तरह तरह की आदतें सीखता है। पांचवा जो पॉइंट उन्होंने बताया है वो बताया कि स्वयं में तथा अन्य व्यक्तियों में वो क्या करना सीख जाता है,
भेद करना सीख जाता है कि मैं क्या हूं और दूसरा व्यक्ति क्या है। तो इसकी जो भेद करने की जो चेतना व्यक्ति के अंदर होती है वो आत्म का विकास करती है और इसी आधार पर वह दूसरों के कार्यों में या दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को निश्चित करता है कि मुझे किसके साथ क्या व्यवहार करना है। अब आता है मीड के द्वारा रचित कृति माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। मतलब मीड ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम क्या दिया? माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। तो ये तीनों चीजें उसने अपने समाजीकरण के सिद्धांत में बताया है सेल्फ के विकास के लिए। तो मीड का मानना है कि व्यक्ति ही समाज का निर्माता होता है, जिसमें दिमाग और स्वयं होता है। स्वयं मौलिक रूप से एक सामाजिक संरचना है और यह सामाजिक अनुभवों के कारण पैदा होता है। जन्म के समय बच्चा एक जैविकीय व्यक्ति होता है जिसमें बुद्धि का अभाव होता है, अतः वह आंतरिक प्रेरणाओं से प्रेरित होकर ही क्रियाएं करता है। इस प्रकार से बच्चे का स्वयं व्यवहार से प्रभावित होने लगता है। इसे ही वह सामान्यकृत अन्य कहता है। इसका तात्पर्य अर्थ यह है कि दूसरे व्यक्ति उसके विषय में जो निर्णय लेते हैं और उससे जो अपेक्षाएं करते हैं और उसका वह आंतरीकरण करता है, उसे ही सामान्यकृत अन्य कहते हैं। सामान्यकृत अन्य समझ में आया क्या है? यही है कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं और मैं कैसा व्यवहार करूं उस आधार पे। तो ये माइंड और सोसाइटी की जो थ्योरी इन्होंने दी है वो इस प्रकार से ही सेल्फ के विकास की बात करी है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें आप देखिए आई और मी दोनों एक दूसरे में इंटरेक्शन कर रहे हैं। इसके द्वारा जो बना हुआ है वो है हमारा व्यक्तित्व। आई और मी के आधार पर हमारा व्यक्तित्व निर्धारित हो रहा है और उस व्यक्तित्व के ऊपर जो परत है, मतलब मुझे दूसरों के निर्णयों को प्रकट करता है। मतलब मुझे लोग क्या कह रहे हैं, ये दूसरों के निर्णयों को क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। मीड का जो सामान्यकृत अन्य का जो सिद्धांत है वो यही बताने का प्रयास कर रहा है कि आई और मी में अभिवृत्तियों को धारण करता है। मतलब मैं यानी आई क्या कर रहा है? अभिवृत्तियों को धारण कर रहा है। और समुदाय जो आखिरी परत है वो क्या कह रही है? समुदाय या सामान्यकृत अन्य। ये है सामान्यकृत अन्य। तो इस तरीके से आई और मी मिलकर क्या करते हैं? एक दूसरे के व्यवहार से प्रभावित होकर अपने सेल्फ का विकास या डेवलप करते हैं। आया समझ में? अब तीसरी जो थ्योरी आती है वो है फ्राइड की थ्योरी। फ्राइड की जो थ्योरी है, फ्राइड ने इस सेल्फ को, जो कूले ने कहा, मीड ने कहा, कूले ने कहा दर्पण का सिद्धांत, मीड ने कहा आई और मी का सिद्धांत, लेकिन फ्राइड ने उसको ईगो, सेल्फ को क्या नाम दिया? ईगो। और इन्होंने अपना दिया श्रेष्ठ अहम का सिद्धांत। फ्राइड की जो थ्योरी है वो क्या है? श्रेष्ठ अहम का सिद्धांत। ईगो, सुपर ईगो। सुपर ईगो की जो बात है वो फ्राइड ने की है। इस वैज्ञानिक ने समाजीकरण के सिद्धांत को मानसिक क्रियाओं के आधार पर समझाया है। इसका मानना है कि मानव का समस्त व्यवहार लिबिडो यानी कि सामान्य प्रवृत्तियों से
तय होता है। इन्होंने लिबड़ो की बात करी है कि समाजीकृत जो व्यवहार है या कृतियां हैं या आत्म है, उससे व्यक्ति का क्या होता है, स्वयं डेवलप होता है। फ्राइड ने समाजीकृत आत्म की समाजश्रियों को अवधारणा को चुनौती दी है और कहा है कि स्वयं एवं समाज में कोई तालमेल नहीं होता। इनका मानना है कि मानव व्यवहार का तार्किक पक्ष उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी समुद्र में हिमखंड का बाहरी भाग होता है।